हेलो एवरीवन। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से मैं डीएलएड के जो पूर्व में हुए क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराने वाला हूं। तो ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो लीजिए आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13/12, तो x का मान है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13/12। मैं इसको वर्ग कर देता हूँ। तो दोनों तरफ अगर वर्ग करूँगा तो लेफ्ट साइड में जो वर्गमूल है वो हट जाएगा वर्ग करने से, और राइट साइड का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144। ये बन गया एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 169 अपॉन 144 माइनस का 1। तो एक्स अपॉन 144 इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, 169 माइनस 144। तो एक्स ओवर 144 इक्वल 169 144 को माइनस कर दो तो 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा 24 अपॉन 144। 144 से 144 कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 25। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकृति में एबीसी एक त्रिभुज है और एंगल एबीडी की माप है। देखिए मैं जो फिगर दिया गया है इसमें वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऐसा आपको फिगर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है ए, यहाँ पर लिखा गया है बी, यहाँ पर लिखा गया है सी। ये वाला एंगल दे रखा है 119 डिग्री, ये दे रखा है 18 डिग्री, और ये दे रखा है 62 डिग्री। आपको एंगल ए बी डी का मान निकालना है। एंगल ए बी डी कौन सा हुआ, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल हुआ, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए मैं इस ट्रायंगल से इस वाले पोर्शन को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो मेरे पास एक नया ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ए बी, यहाँ पर लिखा हुआ है डी। तो ट्रायंगल ए बी डी में जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये कहलाएगा इसका बहिष्कोण। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, उसके बगल वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ के बाकी दो जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उस ट्रायंगल के, उनके सम के बराबर होता है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो इसको प्लस x लिख देंगे, यानी कि 119 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा, इसके बगल वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ देंगे, बाकी दो का सम होगा। तो x इक्वल टू आ गया 119 डिग्री माइनस 62 डिग्री। 9 में से 2 गया 7, और 11 में से 6 गया 5, तो कितना है 57 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 बार 15 18 से विभाज्य हो। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको उस पूर्ण वर्ग संख्या को सिलेक्ट करना है जो 10 बार 15 18 से विभाज्य है, डिवाइड हो जाती है। तो देखिए जो 600 होती है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। 360 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, इसलिए इसको भी क्रॉस कर देंगे।
ठीक हो गया। 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। और 2500 होता है 50 का। अब देखिए दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 900 और 2500। पहले हम 900 को चेक कर लेते हैं, क्या ये 10 बार 15 18 से डिवाइड हो जाते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में? एक चुनाव में खड़े दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। एक उम्मीदवार मान लेते हम ए। क्या मान लेते हैं? ए। एक उम्मीदवार ए को कुल वोटों का 41% मिला। दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया। दूसरे उम्मीदवार यहाँ पर हम मान लेते हैं बी ने उसे का मतलब हो गया ए को कितने वोटों से हराया? 270 वोटों से हराया। तो कुल पड़े वोटों की संख्या क्या है? देखो, अब यहाँ पर देखो लिखा है कि एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला। दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया। किसे हराया? ए को हराया। तो माना ए को वोट कितने मिले? माना ए को मिले वोट कितने? मान लिए एक्स। ठीक है। तो बी को मिला वोट, बी को मिले वोट कितने हो जाएंगे? लिखा है बी ने ए को 270 वोटों से हराया, यानी कि ए को मिले वोट जितने प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे? 270। ये हो जाएगा बी को मिले वोट। कुल वोट कैसे निकालेंगे? ए को कितने वोट मिल रखे हैं उसमें बी को जितने वोट मिल रखे हैं उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी कि आ जाएगा 2x प्लस 270। ठीक है, कुल वोट निकल के। अब जो लिखा है यहाँ पर ए को कुल वोटों का 41% मिला। ए को मिले वोट बराबर क्या लिखोगे? कुल वोटों का 41%। कुल वोट कितने हैं? 2x प्लस 270 मल्टीप्लाई 41 डिवाइड 100। ऐसे निकालेंगे कुल वोटों का 41%। और ए को कुल मिले वोट कितने थे? एक्स थे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इतना आएगा। थोड़ा सा हल कर लिया हमने इसको। 82x को ट्रांसपोज कर दिया, हंड्रेड में से 82 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 270 मल्टीप्लाई 41 डिवाइड में आ जाएगा 18। ये कट जाएगा, 9 27, 9 दूना 18, इससे कट गया 15। ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 41। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 वन जा 15 कैरी 1, और यह आ जाएगा 615। अच्छा, हमारा x की वैल्यू निकल गई। हमें निकालना कुल वोट। कुल वोट कैसे निकालेंगे? कुल वोट जो है हमको 2x प्लस 270। 2x कितने है? 615 धन 270, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 1 3, 6 दूना 12। इसमें जोड़ना 270, 0 0 5 1, यानी कि कुल वोट कितने थे? 1500 वोट। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या निकल रहा? करेक्ट निकल रहा है।
अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। यदि मध्यावकाश के बाद कक्षाएं 1 बजे प्रारंभ होती हैं और सायं 3:52 पर समाप्त होती हैं, 4 कालांश ब्रैकेट में लिखा है वादन होते हैं, कक्षा परिवर्तन हेतु 4 मिनट का समय दिया जाता है, हर कालांश की वास्तविक अवधि क्या होगी? देखिए बहुत इजी सा सवाल है, इसको हम फिगर से देखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा इंटरवल के बाद की पीरियड, टाइम पीरियड जो होगा, टाइम लाइन बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1 बजे कक्षाएं प्रारंभ हुई, यहाँ पर लिख देते हैं 1 PM। उसके बाद यहाँ पर 3:52 पे छुट्टी हो गई। इस बीच में 4 पीरियड चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड और ये फोर्थ पीरियड। अब देखो जब पीरियड चेंज होता है 4 मिनट का क्या दिया जाता है, कक्षा परिवर्तन हेतु समय दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 मिनट का लॉस यहाँ पर हुआ, 4 मिनट का लॉस यहाँ पर हुआ, 4 मिनट का लॉस यहाँ पर हो गया। टोटल हमको कितना 12 मिनट का लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12 मिनट घटा देंगे इसमें से, इसका मतलब 3 घंटे 3:40। वैसे अगर 4 मिनट का गैप नहीं दिया जाता तो 3:40 में ही क्या हो जाती, छुट्टी हो जाती और लगातार पढ़ाई चलती रहती। इसको ऐसे समझिए। अब देखिए 1 बजे से क्लास शुरू हुई और 3:40 में ख़त्म हो गई, तो कितने घंटा स्कूल चला, 2 घंटे 40 मिनट चला। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट, 40 मिनट और एक्स्ट्रा है तो 160 मिनट चला स्कूल। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटने, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 40 मिनट। यानी कि वास्तविक जो समय अवधि होगी हर पीरियड की वो कितनी होगी, 40 मिनट। यानी कि ऑप्शन सी क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बहुत इजी सा सवाल है। देखो जो दूसरी संख्या है ना, वो कितनी हो जाती है, स्वयं की यानी कि दूसरी संख्या की कितनी गुनी हो जाती है, 15/6 गुनी हो जाती है। कब हो जाती है दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 गुनी, जब दूसरी संख्या में पहली संख्या का कितना परसेंट जोड़ा जाता है, 30% जोड़ा जाता है। पहली संख्या 30% दूसरी संख्या में जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, दूसरी संख्या के 15/6 गुने में बदल जाएगी। अब पहली संख्या हमने मान लिया x, 30% निकाल लेते हैं इसका, तो x गुणा 30 कितना हो जाएगा 100, प्लस दूसरी संख्या हमने मान ली y, इसको लिख देंगे 15/6 गुणा दूसरी संख्या क्या मान रखी y। शून्य से शून्य कट गया, यह आ जाएगा 3/10 बराबर 15/6 y माइनस का y। 15/6 y में y घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। y/6 बराबर 3x/10। हमको निकालना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। हमको निकालना है यहाँ पर x/y। तो x/y निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 9/6 गुणा 10/3 लिख देंगे। 3 से 6 कट गया, 3 से 9 कट गया 3 बार, 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया 1 बार और 5 कट गया 10 कट गया 5 बार, 5:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये में
10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, किसी आदमी ने कोई वस्तु थी, उसको 100 रुपये में बेचा तो 10 रुपये कमा लिए। उस आदमी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 90 रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि 10 रुपये का लाभ उसने कब कमा रखा, जब वह 100 रुपये में उस वस्तु को बेचता है। तो क्रय मूल्य में पता लग गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपये, और विक्रय मूल्य यहाँ पर है कितने रुपए, 100 रुपये। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत हमने मान लिया R। तो देखो, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है क्रय मूल्य, तो ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100। विक्रय मूल्य मेरे पास 100, क्रय मूल्य मेरे पास 90, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 1 प्लस R/100। इस शून्य से शून्य कट गया, ये आ गया 10/9 बराबर 1 प्लस R/100। 10/9 ऋण 1 बराबर R/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 बराबर हो जाएगा R/100। तो R इक्वल आ जाएगा 100/9, तो यह आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो ये निकला ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि वर्गमूल b बराबर 4a तो a² b का मान होगा। देखिए, यहाँ पर दिया स्क्वायर रूट ऑफ b बराबर 4a, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ कर रहे हैं, तो आ जाएगा b इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16, a का स्क्वायर हो जाएगा a², तो a² b निकल जाएगा 1/16, यानी कि ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं -20, -3/4, 1/2 और 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। देखो, निगेटिव में किसी भी संख्या का वर्ग करोगे ना, उसका वर्ग जो आएगा, ऋणात्मक जो संख्या होती है का जो वर्ग होता है हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। तो यानी कि -20 भी नहीं होगा, -3/4 भी नहीं होगा, तो बच गया कौन से दो ऑप्शन मेरे पास बचे, 1/2 और 10 में से कोई एक उत्तर सही होगा। तो 1/2 का स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। 1/2 का स्क्वायर जो आएगा 1/4 आएगा, और 1/4 1/2 से छोटा होता है, यानी कि 1/2 का जो स्क्वायर होता है वह 1/2 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि 1/2 भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। वर्ग कौन संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। हाँ, ठीक हो गया, ये सही निकल रहा। 1/2 अपने वर्ग से बड़ा है ना, यानी कि 1/2 क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन निकल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या यहाँ पर करेक्ट है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताइए 30 वर्ष में वो कितने गुना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। माना धन है x, ठीक है, 10 वर्ष बाद वह धन कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। यानी कि 10 वर्ष में ब्याज मिला होगा, 10 वर्ष में मिला साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, टोटल जो धन है उसमें से मूलधन घटा देंगे तो पता लग जाएगा। x कितना रुपया होगा, साधारण ब्याज x, और साधारण ब्याज 10 वर्षों का कैसे निकालेंगे,
मूलधन गुणा दर आर मान लिया गुणा समय 10/100, ये हो गया साधारण ब्याज x निकल गया। ठीक है, अब देखिए 30 वर्षों का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 30 वर्षों का साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन x हो गया, दर r हो गया, समय 30 हो गया वर्ष और बट्टे में 100। अब जो 30 है ना, इस 30 को लिख सकते हैं 3 गुणा 10, तो 3 गुणा 10 लिख दिया मैंने 30 को, बाकी चीज़ें सेम है, इसको ऐसे लिख दिया। अब आप देख रहे होगे इसमें x गुणा r गुणा 10/100, जो ये वाला पोर्शन है वो x ही है, तो 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो कितना आया 3x। तो 30 वर्षों का साधारण ब्याज निकलेगा 3x। तो 30 वर्षों बाद कुल धन, जिसको हम मिश्र धन भी बोलते हैं, तो हो जाएगा 30 वर्षों का ब्याज धन मूलधन, यानी हो जाएगा 4x, 4 गुणा मूलधन, तो यानी कि वो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 5 ब्रैकेट के अंदर है x-1 ब्रैकेट क्लोज -2, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 + x ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर पूरे को भाग कर रखा है 1 - x इक्वल टू क्या लिखा है 3। तो हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो, 5 से अंदर गुणा कर दो, 5x ऋण 5 -4 -2x अपॉन 1 - x इक्वल टू कितना है 3। तो 5x में से 2x घटाना है, तो कितना जाएगा 3x -5 -4 -9, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3 - 3x, 3x को ट्रांसपोज कर देंगे 6x हो जाएगा 3, 9 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, तो x इक्वल आ जाएगा 12/6 यानी कि 2। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 32 जो छात्र हैं का औसत भार कितने हैं 30.5 किलोग्राम। ठीक है, तो अब मुझे बताइए 32 छात्रों का कुल भार निकाल रहे हो, औसत भार तो दिया ही है, तो हम लिखेंगे औसत भार गुणा कुल छात्र। औसत भार है 30.5 kg इंटू 32। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पंचे 10, 1 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 1 3 तिया 9, 0 6 7 9, एक स्थान दशमलव लगा दिया तो आ गया 976.0 किलोग्राम। ये आ गया 32 छात्रों का कुल भार। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब आपको मालूम है 500 जो ग्राम होता है उसको आधा किलो बोलते हैं। आधा किलो मतलब 0.5 kg। इसका मतलब क्या हुआ, अध्यापक का को शामिल करने पर औसत भार कितना हो गया। जो पहले औसत भार था ना 30.5 kg, उसमें कितने की वृद्धि होगी 0.5 kg की, क्योंकि ये किलोग्राम में तो इसको भी किलोग्राम में लिखना पड़ेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 31 kg।
औसत भार कितना हो जाएगा अध्यापक को शामिल करने के बाद 31 kg। अब देखिए पहले कितने छात्र थे 32, अध्यापक को भी शामिल कर दे कितना हो जाएगा 33 लोग हो जाएंगे। तो 33 लोगों का औसत भार हो जाएगा 31 kg। तो हम लिखेंगे 33 व्यक्तियों का कुल भार। कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, औसत भार जो है 31 उसको गुणा कर देंगे 33 से। तो 31 को 33 से मल्टीप्लाई कर दिए, तीन तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, तीन 12 10। तो यह जाएगा 1023 kg। अब देखो यहाँ देखिए समझिए 32 लोगों का और 32 लोगों का कुल भार है 976, 33 लोगों का कुल भार है 1023 किलोग्राम। तो जो शामिल किया गया होगा उसका भार कैसे निकालेंगे, 1023 में से 976 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो अध्यापक का भार निकल जाएगा यहाँ पर, अध्यापक का भार कैसे निकालेंगे, 1023 किलोग्राम में से 976 किलोग्राम क्या कर देंगे घटा देंगे। 13 में से 6 गया 7, 11 में से 7 गया 4 और यह जाएगा 9 में से 9 गया 0। तो कितना आ गया 47 kg। तो अध्यापक का भार कितना होगा 47 kg, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग का योग संख्या से 4 अधिक है, कोई संख्या है, मान लिया संख्या क्या है x, तो x का 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग को जोड़ेंगे तो x से 4 अधिक निकलेगा। देखो x का 1/2 भाग कैसे निकालेंगे, x गुणा 1/2, x का 1/3 भाग कैसे निकालेंगे, x गुणा 1/3, x का 1/4 भाग कैसे निकालेंगे, x गुणा 1/4। योग बोल रखा तो इन सबको जोड़ देंगे। यह योग किसके बराबर निकलता है, x से 4 अधिक निकलता है, ऐसा दिया हुआ है। सॉल्व कर दो, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4, इसका एलसीएम निकल गया 12। 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू x प्लस 4। 6 4 10 3 13x बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यह जाएगा 12x 12 को 48। इसको इधर ले जाते हैं, 13x माइनस 12x बराबर 48। तो x बराबर कितना आ गया 48, यानी कि ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट है। 96 मीटर लंबे एक वर्गाकार प्लॉट के बदले हरीश ने उतने क्षेत्रफल वाला आयताकार प्लॉट खरीदना चाहता है। देखो ये वर्गाकार प्लॉट है हरीश के पास, इसके बदले वो क्या खरीदना चाहता है, एक आयताकार प्लॉट खरीदना चाहता है, ठीक है ना। उतना ही क्षेत्रफल यानी कि दोनों का एरिया बराबर है। वर्गाकार प्लॉट की जो भुजा दे रखी है 96 मीटर दे रखी है, आयताकार प्लॉट की लंबाई जो दे रखी है 144 मीटर। हमको चौड़ाई निकालनी है, क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू बी, और एल की वैल्यू दे रखी 144 और यहाँ पर ए कितना दे रखा है 96। तो क्या लिखेंगे 96 का स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू बी। तो 96 का स्क्वायर लिखेंगे 96 इंटू 96, एल कितना देखा 144 इंटू बी निकालना है हमको। तो b इक्वल टू निकल जाएगा 96 मल्टीप्लाई 96 डिवाइड में 144 144 चले जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा। देखो 12 से 144 कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, 12 से 96 से कट जाएगा 8 टाइम से, ठीक है, इससे कट जाएगा 8 टाइम, 8 64 64 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है, उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दुगनी है, हो तो तब संख्या ज्ञात करो। देखो दो संख्याएं थी हमारे पास,
उसमें से एक संख्या x दे रखी है, एक संख्या x को दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने, y, माना दूसरी संख्या y। अब पहली बार यहाँ पर देखो x और y का योग कितना दे रखा है, 63, ठीक है ना। x और y का योग कितना है, 63, तो हमने 63 लिख दिया, तो y बराबर आ जाएगा 63 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। उनमें से एक संख्या x, जो x है ना, वो दूसरी संख्या यानी कि जो y की बात चल रही है यहाँ पर कि 2 गुनी है, y गुना 2, ये सेकंड कंडीशन दे रखी है। तो x बराबर y के प्लेस पर लिख देंगे 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2, तो इसको इधर ले आते हैं, तो x अपॉन 63 माइनस एक्स बराबर 2 निकल रहा। तो यानी कि ये जो देखिए इसको मैच कीजिए, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या निकल रहा है, करेक्ट निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 सप्ताह और 12 दिन में कितने घंटे होंगे। देखिए 5 सप्ताह है, तो 5 गुणा 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे, 35 दिन हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में बात आ गई होगी, 5 सप्ताह का मतलब कितने दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 5 सप्ताह 35 दिन। अब 12 दिन और दे रखा है, 5 सप्ताह 12 दिन का मतलब क्या हुआ, 35 में 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 47 दिन आ जाएंगे। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 47 दिन में कितने घंटे होंगे, 24 को 47 से गुणा कर देंगे, 24 को 47 से गुणा कर देंगे, 7 को 28, हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16, 4 4 को 16, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 8 6 12, 10 1128, यानी कि ऑप्शन ए क्या निकल रहा है, इसका करेक्ट निकल रहा है। अशोक के बाग का परिमाप 40 मीटर है, ठीक हो गया। यदि बाग की चौड़ाई उसकी लंबाई से लंबाई की 2/3 है, तो बाग की लंबाई क्या होगी। देखो इस लंबाई चौड़ाई की बात चल रही है, तो आयत की बात चल रही होगी, तो लंबाई L मान ली, चौड़ाई B मान ली, और परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है बाग की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, जो लंबाई है ना, चौड़ाई सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, जो चौड़ाई है वो लंबाई की कितनी है, 2/3 है, यानी कि B इक्वल टू आ गया 2/3 L। तो देखो पेरीमीटर दे रखा हमको, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, पेरीमीटर कितना दे रखा हमको, पेरीमीटर दे रखा 40, 2 गुणा लंबाई L प्लस B की वैल्यू है 2L/3, इससे कट जाएगा 20 बार, तो 20 बराबर L, 3L प्लस 2L कितना हो जाएगा, 5L/3, तो L इक्वल टू आ जाएगा 20 × 3 डिवाइड में होगा 5, 5 को 20, 3 को 12 मीटर। तो यानी कि ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट है। 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या है जिसे 4 बार 16 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। देखो यहाँ पर एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा, 4 बार 16 से विभाजित होने वाली संख्या, कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, 4 12 और 16, और इसका एलसीएम आपको निकालना आता होगा, कितना आ गया 48। अब देखिए जो संख्या 4 बार 16 से विभाज्य होगी वो 48 से भी विभाज्य होगी, ठीक है ना।
तो इनमें चेक कर लेंगे कि 48 से किसका किस किस में भाग जा सकता है। देखो 48 का 49 में देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन तो सही नहीं है, ठीक है। पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए हमने। अभी 7 का वो छोटे से छोटे गुणज की बात तो कर ही नहीं रखी है, पहले हम 48 से डिवाइड कर लेते हैं किस किस में भाग जाएगा। अब देखिए 48 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये भी इसका क्वेश्चन के अनुसार सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 48 के बाद 48 का भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। 144 में भी 48 का भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, इसमें 1 बच रहा है, ठीक है। 48 से डिवाइड करो 51 में, तो 51 को अगर डिवाइड करोगे शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर 3 बच रहा है, बट जो 51 है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। अब एक ही ऑप्शन बचा, 48 से 147 में भाग करोगे, देखो 48 से 141 डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो 147 में भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, और ये संख्या 7 से भी डिवाइड हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। एक फलों की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 4 से 5 केले हैं। संतरे दे रखे हैं 3, सेब कितने दे रखे हैं 2, और केले कितने हैं 5, तो कुल फल कितने हैं 5 धन 2 धन 3, 7 3 10 फल है मेरे पास। यदि एक फल यादृच्छिक रूप में चयन किया जाता है, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना झांके बिना देखे हम एक फल उठाएंगे टोकरी में से, इसके संतरे या केले, संतरे या केले बोल रखा तो संतरे और केले को जोड़ देंगे, या बोल रखा तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8, होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मेरे सामने कितने फल रखे हैं 10, उसमें से संतरे या केले कितने हैं 8, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर 8/10, ये 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4/5, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है 1/2 धन 1/2 धन 1/2 कितना होगा। देखो 1/2 को 3 बार जोड़ रखा तो 3 गुणा 1/2 लिख देंगे, 3 एकम 3, 3/2, यानी कि ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष, 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित किए जाएं तो अब उनकी औसत आयु होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले मैंने ये बताया था इस टाइप का क्वेश्चन। देखो 15 लड़कों की औसत आयु कितने 11 साल, ठीक है, तो 15 लड़कों की कुल आयु निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, औसत आयु को गुणा कर देंगे लड़कों की संख्या से, तो 11 गुणा 15 कर देंगे, 11 पंचे 55, और 11 कम 11 5 कितना हो जाएगा 16, इतनी हो जाएगी 165 साल। 9 वर्ष के 5 लड़के और शामिल कर दिए जाए तो 9 वर्ष के 5 लड़कों की कुल आयु, एक लड़के की आयु 9 वर्ष है तो ऐसे 5 लड़के शामिल कर दिए जाए तो 5 से 9 गुणा कर देंगे तो 45 साल हो जाएगा, ठीक है। 9 लड़कों के 9 वर्ष के 5 लड़कों की कुल आयु, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितने लड़के हो गए, 15 लड़के यहाँ हैं, 5 लड़के यहाँ हैं, तो 20 लड़कों की कुल आयु कैसे निकालेंगे, 15 लड़कों की कुल आयु तो है 165, और 5 लड़कों की कुल आयु होगी 45 वर्ष, इनको जोड़ देंगे, 10 10 1 11, 210,
कुल आयु कितनी हो जाएगी 210 साल। तो हमको 20 लड़कों की औसत आयु निकालनी है इसमें। तो 20 लड़कों की औसत आयु कैसे निकालेंगे? 20 लड़कों की कुल आयु में 20 का भाग कर देंगे, इससे कट जाएगा, यह आ जाएगा 10.5 साल। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1 - 27 पी क्यूब का मान होगा। देखो 1 - 27 पी क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 3p का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये सूत्र है मेरे पास। अब देखो इस सूत्र से हल कर लो। 1 - 3p 1 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 3p, इसको मैच कर लो। ये ऑप्शन ए क्या निकल रहा है, इसका करेक्ट निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखो माना रेलगाड़ी की लंबाई मान ली x मीटर। ठीक है, x मीटर हमने माना। खंबे को पार करने में तय दूरी, लगा समय दिया ही हमको 15 सेकंड है। खंबे को पार करने में तय दूरी क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई। याद रखिए खंबे को पार करना होगा, किसी पोल या खंबे को पार करना होगा रेलगाड़ी या किसी बस के द्वारा, तो तय दूरी कितनी होती है, उसी की लेंथ की, वाहन की लंबाई के बराबर होती है, मीटर। तो खंबे को पार करने में लगा समय, दूरी बट्टे चाल, लगा समय कितना है 15 सेकंड, दूरी कितनी है x, चाल कितनी है v हमने मान ली। ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई धन प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होती है बताओ, कितनी मान की x, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर दे रखी है ना, 100 मीटर दे रखी है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय को पार करने में लगा समय कितना दे रखा है, यहाँ पर 25 सेकंड दे रखा है। ठीक है, और लगा समय कैसे निकाल देंगे, कुल तय दूरी x प्लस 100 अपॉन उसकी चाल, ये निकल गया। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको तिरछा गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ से काम कर लेते हैं हम, भी निकाल लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो इसको तिरछा गुणा कर दिया, ये आ जाएगा भी बराबर x बट्टे 15। ठीक है, इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, x प्लस 100 इक्वल टू 25 इंटू भी, x प्लस 100 इक्वल टू 25 इंटू एक्स अपॉन, भी का मान है x अपॉन 15।
ठीक है। अब ये कट जाएगा, काटना चाहो तो काट सकते हैं। ये कट रहा है 5 से, 5 या 15, 5 बजा 25, 3 को 3 से गुणा कर दो, 3x प्लस 300 इक्वल टू 5x। इसको तो ले आते हैं तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू आ जाएगा 300 डिवाइड में 2 इक्वल टू 150 मीटर, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 150 मीटर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है, निम्न चित्र में समुच्चय b माइनस ए का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ऐसे जो अवयव जो केवल b के अंदर हो, a के अंदर नहीं है। देखो जो यहाँ पर जो ये अवयव देखे हैं, ये b के अंदर भी है और a के अंदर भी है। तो ये अब हम ये नहीं कह सकते कि बी ई डी जो है, बी सी डी जो है वो केवल और केवल बी के अंदर है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, और जो ए लिखा है वो ए के अंदर है, बी के अंदर है ही नहीं। तो इन सब को छोड़ दो, तो जो बचा हमारे पास ई एफ वही कहलाएगा क्या, बी माइनस ए, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक हो गया। यदि ओ एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ एम परपेंडिकुलर ए बी हो तो जीवा ए बी का मान ज्ञात करें। देखो ये आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। इस सर्कल का ये क्या है, इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसकी एक जीवा दे रखी है और ये क्या है, सेंटर इसका ओ है, जीवा क्या दे रखी है, ए बी, और इसमें दे रखा है कि ओ एम 4 सेंटीमीटर, ओ ए त्रिज्या, ओ ए 5 सेंटीमीटर, ओ ए जो इसकी त्रिज्या है ना, ये 4 ना कितना 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पर, ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी कि हमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ओ एम बराबर दे रखा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको जीवा की लंबाई निकालनी है। देखो अगर ये जीवा 2x होगी, कितनी होगी 2x होगी, तो ए एम कितनी होगी x होगी, क्योंकि जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो इसका मतलब एम बी और ए एम दोनों क्या होंगे, एक्स एक्स, और ए बी टोटल कितना आ जाएगा 2x। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग यानी कि ओ ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ओ एम का वर्ग धन आधार ए एम का वर्ग। ओ ए कितना दे रखा 5 का वर्ग, ओ ए बी ओ एम कितना दे रखा है, ए ओ दे रखा, सॉरी ए ओ 5 दे रखा है तो 5 का वर्ग, ओ एम दे रखा 4, 4 का वर्ग धन ए एम एक्स है, एक्स का वर्ग। तो 25 ऋण 16 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना ए बी हो जाएगा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना 3, तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो प्रत्येक कोण की माप होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। माना त्रिभुज के कोण क्या हो जाएंगे, देखो 2x 3x और 5x, ये त्रिभुज के कोण दे रखे क्योंकि अनुपात दिया था हमको 2:3
3:5। पहला कोड 2x, दूसरा कोड 3x, दूसरा कोड 3x और तीसरा कोड 5x मान लिया। अब हमको मालूम त्रिभुज के तीनों कोडों को जोड़ के कितना आता है 180 अंश। तो 5 3 8 2 10, 10x बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। तो x बराबर आ जाएगा 18 अंश। शून्य से शून्य कट गया। ठीक है, प्रत्येक कोड की मान निकालना है। तो पहला कोड तो 2x है, 2 गुणा 18 कर देंगे, 18 दूना 36। अगला कोड है दूसरा कोड 3x है इसका, तो 3 गुणा 18 कर देंगे, 18 54। अगला कोड है इसका 5x है, तो 5 गुणा 18 कर देंगे, 18 5 90। ये निकल इसका आंसर 36 54 और 90। ऑप्शन ए के निकल रहा है इसका करेक्ट निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम ने एक पुरानी साइकिल 136 रुपये में बेचकर 15% की हानि पाई। वह उसे कितने में बेचता है कि उसको 15% का लाभ मिले? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले जो केस है ना, फर्स्ट केस जो है उसमें कितने में बेचा, विक्रय मूल्य क्या है 136 रुपया, और यहाँ पर क्या हुई हानि, कितनी हुई 15%, हानि प्रतिशत है। ठीक है, इसको आर बोल देते हैं। तो हानि के केस में आपको मालूम है जो विक्रय मूल्य होता है वो होता है क्रय मूल्य 1 - R/100। विक्रय मूल्य 136, क्रय मूल्य x मान लेते हैं, 1 - R/100 कितना 100। आर के प्लेस पर भी हम रख सकते हैं मान। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 15। तो यह आ जाएगा 136 बराबर x गुणा 100 में से 15 घटा दो कितना आ जाएगा 85/100। तो यहाँ 100 निकाल लेते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा 136 गुणा 100/85। थोड़ा सा काटे पीटी कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा 5 से, 5 ही कम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 5 शून्य 0, इतना निकल रहा है। और इसको और थोड़ा सा और काट लेते हैं। 17 से कट जाएगी कितनी बार 8 बार। तो कितना जाएगा 160 रुपये, यानी क्रय मूल्य निकल गया इसका 160 रुपये। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उससे कितने में बेचता है कि जो 15% का लाभ हो। बहुत सिंपल सा है। अब हमको पता लगेगा कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, साइकिल ही है ना। हाँ, दूसरी स्थिति में केस सेकंड मान लेते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य निकल रहा है 160 रुपया। तो विक्रय मूल्य निकालना है और लाभ प्रतिशत दे रखा है 15%। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 15%। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य 1 + R/100। लाभ की स्थिति में प्लस होता है। क्रय मूल्य 160 गुणा 1 + 15/100। तो 100 में 15 जोड़ो 115 बट्टे कितना जाएगा 100। इससे ये कट गया। ठीक है, अब 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, 80 8, 16 16 और 8 24, 80 2, 16 16 2 18 बट्टे 10, 0 0 कट गया 184। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। यदि 8 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर व्यक्ति हैं और दिन है। 8 व्यक्ति हैं, 10 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो 10 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे x दिन में। देखो 8 लोग 10 दिन लगाते हैं, तो 10 लोग कम दिन लगाएंगे, ज़्यादा दिन लगाएंगे कम, तो कम की तरफ तीर का निशान लगा देंगे।
तो तीर के मुंह वाले को ऊपर लिख लेते हैं, फिर बट्टे 10, मुंह वाले को ऊपर बट्टे 10, तो 10 से 10 कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा 8, 8 दिन। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है एक व्यक्ति, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक संपत्ति एक्स वाई जेड में बांटी जाती है, एक्स वाई मिलकर 7,400 रुपये पाते हैं, वाई और जेड मिलकर 9,500 पाते हैं, जेड तथा एक्स मिलकर 8,500 पाते हैं, तो वाई का हिस्सा कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स और वाई को कितना मिला मिलकर, यानी कि एक्स और वाई का टोटल संपत्ति जोड़ेंगे तो 7,400 आएगी। वाई और जेड को कितना मिल गया, 9,500 मिल गया। जेड और एक्स को कितना मिल गया, 8,500 मिल गया। तो इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो एक्स 2 बार है तो 2x हो जाएगा, 2y प्लस 2z इक्वल, जोड़ो 0 0, 5 5 10 4 14 हासिल 1, और 8 9 9 18, 18 7 कितना हो जाता है 25, इतना हो गया, कुल इतना हो गया। तो इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25,400, 25,400, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25,400 भागा 2, काट देते हैं इसको, 1 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, इतना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकल गया 12,700। अब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है इसमें, इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जो ऊपर दे रखे ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12,700 लिखा, उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 12,700, और एक्स प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है हमको 8,500, इसके प्लेस पर लिख देते हैं 8,500 प्लस वाई इक्वल टू 12,700, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 12,700 माइनस 8,500, 0 0 2 और 4, तो ये आ जाएगा वाई बराबर 4,200, यानी कि ऑप्शन बी क्या निकल रहा है, उसका करेक्ट निकल रहा है।